ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे रिवीजन के 2 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने अच्छे से समझ लिया है ना। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे आज। तो इस पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैसे भी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि केवल इसके क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक से, वो इस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बनाता। इसका यूजेज भी आता है। तुमने अब सिंस 12th पूरी कंप्लीट कर ली है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो तुम लोगों को अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का या इस चीज को समझने का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। दूसरे टॉपिक्स में भी, कई टॉपिक्स में इसके इससे मतलब फ्यूज होकर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ईएमआई के क्वेश्चंस आपने करे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि ईएमआई और एसी दोनों मर्ज होके क्वेश्चंस आते हैं। किया नोटिस ये चीज, कि ईएमआई और एसी दोनों साथ में मिलके क्वेश्चंस आते हैं? यस सर। आया ना, है ना। ईएमआई और एसी दोनों कंबाइन होके क्वेश्चंस आते हैं। ईएमआई से अकेला क्वेश्चन या एसी से अकेला क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, आते हैं बट चांसेस कम होते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि एक टॉपिक पढ़ लिया दूसरा छोड़ दिया, है ना। टॉपिक सारे कवर करके जाना, अच्छे से कवर करके जाना, है ना। 12th तुमने क्लासेस ली है सारी, तो 12th में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वीक रह जाए। स्ट्रॉन्ग पार्ट रहना चाहिए आपका 12th। योर स्ट्रॉन्ग सूट शुड बी 12th। 11th क्लास हमें कवर करनी ही है, क्योंकि नीट निकालना तो दोनों कवर करना है, लेकिन 12th में कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, +2 में मतलब, है ना। तो +2 कंप्लीट हो जाएगी ना अच्छे से, तो 11th में भी कॉन्फिडेंस होगा कवर करने। ठीक है, चलो भाई, ये रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा मौका मिल रहा है आप लोगों को। जिस जिस बच्चे का जो जो मिस हो गया था, जिस जिस बच्चे को जो ऐसा लगता है कि वो टॉपिक वीक रह गया था, या उस अभी तक भी दिक्कत देता है, क्वेश्चन नहीं हो पाते, उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये रिवीजन क्लासेस। तो अच्छे से अटेंड करो, क्लास में अटेंटिव रहो और होमवर्क करो टाइम से। ठीक है, इतना इनफ है। चलो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे आज हम। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, थोड़ी और चीजों की जो लास्ट टाइम, ये मैं आपको बिल्कुल ग्लैंस पे बता रहा हूँ। ठीक है, इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि चीजें आप पढ़ चुके हो, और अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो ये सबको पता होगा कि एक स्फेरिकल शेल जो होता है, थिन स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्वियसली, उसके लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है जब आपका रेडियस से कम लिया जाए डिस्टेंस। क्या ये बात याद है सबको? यस सर। इसका रीजन कोई बता पाएगा क्या, कि ऐसा क्यों होता था, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती थी? सर क्योंकि कोई चार्ज क्लोज नहीं होता था। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर चार्ज इनक्लोज 0 होता है। सुनाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। क्या 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 बोल रहे हैं बच्चे, क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे सर वो कह रहे हैं कि चार्ज जो इनक्लोज्ड होता है वो 0 होता है, इस वजह से। रहा। बिकॉज देर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल, है ना। एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली ऑन द सरफेस। भाई शेल की बात हो रही है ना, शेल शेल क्या होता है भाई? खोखला होता है। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ, कि स्फेयर तो है वो, लेकिन अंदर से खोखला है। तो चार्ज जो वो है मोस्टली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जाके? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट राइट? यस। यस सर। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, लेकिन अगर आप सरफेस पे देखोगे तो उस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। जो आपका फॉर्मूला होता है वही आपका फॉर्मूला इसमें भी हो जाता है, KQ/R², है ना। R इज द डिस्टेंस, R इज द रेडियस ऑफ द शेल। एंड अगर हम बार की बात करते हैं, तो जितना डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, KQ/r²। स्मॉल r क्या है भाई? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ, बताओ स्मॉल r क्या है? रेडियस। नहीं पता? स्मॉल r रेडियस है, तो कैपिटल R क्या है? बेटा ये चीजें अगर हम ये सब चीजें भूल रहे हैं, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा बेटा? ये तो बेसिक चीजें हैं बहुत। ये तो आप लोगों ने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ी थी सारी चीजें तो। सर स्मॉल आर तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। शायद क्या होता है बेटा? अच्छा, ये गॉस लॉ से निकालते थे क्या? सर यस सर। आर सर आर सेंटर से लेकर गॉसियन सरफेस तक का डिस्टेंस है। सेंटर से लेकर, श्योर? यस सर। यार एक बच्चा आंसर कर रहा है, वो भी तब जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है।
पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो और ये चीजें पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, मेरे साथ डिस्कस कर चुके हो मेरे। मतलब आप लोगों ने ये चीज मुझसे कम से कम 4-5 बार डिस्कस करी है ये चीज, कि शेल के केस में आप अंदर कितनी होती बाहर कितनी होती, इसके बेसिस पे हम कब कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर हम ये चीजें याद नहीं है ना, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने बेसिक चीजें रिवाइज नहीं करी। और ये चीज जब होती है ना, मैं इस चीज को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर बिल्कुल ही जीरो से पढ़ाना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? No, sir. बिल्कुल जीरो से पढ़ाना चाहिए क्या मुझे? नहीं ना? No, sir. आता है ना Yes, थोड़ा sir. बहुत? अच्छा, रेडियस जो तुम ले रहे थे क्या सेंटर से ले रहे थे? वो शेल की सेंटर से ले रहे थे रेडियस, कैपिटल आर जो सेकंड वाला फॉर्मूला Yes, है। sir. तो बेटा जब स्मॉल आर लोगे तो वो भी सेंटर से ही लोगे ना। इस शेल की केस में यहाँ से सेंटर से लोगे ना, कोई बाहर जो डिस्टेंस है वही लोगे ना बेटा, आर, स्मॉल आर। Yes, मेरी sir. बात समझ में आ रही Yes, है? sir. पे निकालना है तो, है ना? इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लैरिटी रहनी चाहिए बिल्कुल आपको, ठीक है? चलो भाई, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर है तो उस केस में क्या होता है? अब यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर में शेल की तरह तो होता नहीं है, शेल का तो सिनेरियो अलग होता है। शेल में अंदर जीरो होता है क्योंकि चार्ज पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन स्फेयर में ऐसा नहीं होता, स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पे नहीं होता। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? के इंटू क्यू इंटू आर अपन आर क्यू, ठीक है? ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, इनका मैं डेरिवेशन आपको नहीं कराने वाला क्योंकि आप लोगों को पहली बात तो आपने किया हुआ है, और इनका आपको एप्लीकेशन सीखना चाहिए। अब वो टाइम आ गया जब आपको एप्लीकेशन सीखना चाहिए। तो किसी को अगर नहीं पता तो फॉर्मूला नोट कर लिया जाए कृपा करके, ठीक है? सारे कृपया करके आप फॉर्मूला नोट कर लें और आप लोग इन सब नोट्स को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं बेटा तो सिंपल सी बात है कि आप लोग पूरा रिलाय मेरे पे कर रहे हो कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूं, और अगर हमारे पास इतना टाइम होता तो हम 6-7 महीने क्यों लगाते 12th कवर करने में? ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। 6-7 महीने नहीं लगते ना बेटा उसमें, फिर वो 2-3 महीने में हो जाता फिर वो भी, है ना? लेकिन 2-3 महीने में नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो कुछ चीजें आपको करके आनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको करके आनी पड़ेगी, वो आप मेरे पे रिलाई नहीं कर सकते कि सर हमको पूरा स्टार्टिंग से पढ़ा दें, ठीक है? अब ये फॉर्मूला नोट किए सबने? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? क्वेश्चन कर यस लोगे? सर। Yes, sir. क्वेश्चन कर लोगे इस पे? Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. डिराइव करना सबको आता है? कैसे डिराइव करते हैं ये? के इंटू क्यू आर, क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब, कैसे आया ये? फर्स्ट वाला फॉर्मूला कैसे आया? के इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब कैसे आया? नहीं याद ना? Sir, Gauss law, sir. गॉस थ्योरम से, है ना? क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी ए कर दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना Yes, sir. रेडियस उसका, ठीक है? और क्यू आपको एक क्यू डैश मानना पड़ेगा, एनक्लोज मान लो चार्ज क्यू डैश है, तो आपको फिर क्यू डैश की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, जो क्यू डैश की वैल्यू आप निकाल लेते थे कंपेयर करके ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला फंडा यूज करके, ठीक है? क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना, लिख रहा है इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में क्या होता था? सेम वॉल्यूम डेंसिटी सेम रहती थी, वॉल्यूम डेंसिटी सेम रहती थी। तो जितना चार्ज एनक्लोज होता था, ठीक है, अगर उसको आप क्यू डैश मान लोगे तो आपकी वॉल्यूम डेंसिटी सिंस सेम है, तो बाहर चार्ज है क्यू अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब जिसकी वजह से आ रहा है सरफेस पे, क्यू अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी की बात हो रही है ना? वो सेम आता था क्यू डैश अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, यानी कि स्मॉल आर क्यूब। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, क्यू डैश अपॉन 4 बाई 3 पाई स्मॉल आर क्यूब किसके इक्वल आता था? क्यू अपॉन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। ये बात समझ में आई सबको क्या लिखा है मैंने ये, या नहीं आई? ये जो क्यू डैश चार्ज है आपका ये क्या है, ये समझ में आया कि क्यू डैश किसको लिया है मैंने? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। चार्ज एनक्लोज जो है आपका, अंदर की तरफ जो चार्ज है, इनसाइड निकाल रहे हैं ना? क्या निकाल रहे हैं हम? इनसाइड निकाल रहे हैं ना? एक चार्ज Yes, sir. स्फीयर में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, राइट? तो लेट्स से कि अंदर की तरफ आपका स्मॉल आर है, ये आपका स्फीयर हो गया, है ना? लेट से आपने ये अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाया और ये डिस्टेंस थी आपकी स्मॉल आर, ये वाली डिस्टेंस थी स्मॉल आर, और इस पे चार्ज था आपका क्यू डैश।
और बाहर की तरफ क्यू चार्ज होगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे। समझ में आ रही बात है ना? यस और ये सर। जो क्यू चार्ज है इसके लिए रेडियस कितनी आएगी? इसके लिए तो कैपिटल आर ही आएगी जितनी स्फेयर की होगी। Yes, sir. यस सर। तो सिंस ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पोलैरिटी पोलराइजेशन वगैरह समझ लिया था हमने, है ना? तो सिंस आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम डेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि क्यू डैश जो है वो स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है। ये बात समझ में आई, Yes, sir. है ना? यस तो ये सर। तो हो जाएगी इनसाइड के लिए, ये हो जाएगी इनसाइड के लिए, और ये हो जाएगी सरफेस के लिए। इज दैट राइट? Yes, sir. है ना? तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन अंदर और सरफेस दोनों पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम रहती है, और उससे आप क्यू डैश की वैल्यू निकाल पाते हो। कितनी आती है क्यू डैश की वैल्यू? इससे क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बाकी सब तो कट जाएगा ना भाई? अरे बाकी सब तो कट जाएगा ना, 4/3 पाई तो। यस सर। इससे इस क्यू डैश को जब आप गॉस थ्योरम में रखोगे, क्या था गॉस थ्योरम? फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी है, फाई यस इक्वल्स सर। टू इंटू डी, है ना? डी को इंटीग्रेट कर देते थे हम, ई ए बोल देते थे। तो फाई क्या होता था? और फाई क्या होता था? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो होता था फाई, फ्लक्स। यस Yes. सर। तो क्यू एनक्लोज की जगह क्या रखोगे? क्यू रखोगे या क्यू डैश रखोगे? क्यू एनक्लोज्ड की जगह क्यू डैश। क्यू डैश रखेंगे, है ना? तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कौन सा? स्मॉल आर स्क्वायर। पूरा डिराइव तो करा ही लिया तुमने मेरे से। ये हो जाएगा आपका क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? ई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर की तरफ निकालनी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है गॉस थ्योरम? यस सर। है ना? बस फिर क्या है, क्यू डैश की वैल्यू रख दो। ये जो क्यू डैश की अभी तुमने वैल्यू निकाली है, इसको रख दो यहाँ पे। ठीक है, इसको जब आप रखोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ ना तो बोलो बेटा, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी फॉर्मूला तो इजी है, बाकी तो समझ में आ ही रहे हैं हमें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर स्फेयर और आउट के लिए, है ना? यस। यस सर। भाई बाहर की तरफ जो स्फेयर है उसमें तो ऑब्वियसली शेल में और स्फेयर में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, है ना? चलिए भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो अगर आ गया है समझ में तो। छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। किसके लिए पूछ रहा है ये? स्फेयर के लिए पूछ रहा है, शेल के लिए पूछ रहा है? स्फेयर। स्पीयर। स्फेयर के लिए पूछ रहा है। अभी अभी फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा है, नोट भी किया होगा। जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या आएगा। भाई अंदर की तरफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, बाहर की तरफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस हिसाब से निकल जाएगा आंसर ये। क्या आंसर आ रहा है? थर्ड सी। ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है? अंदर Second जीरो होता है option. स्फेयर में? सर ऑप्शन बी। बेटा स्फेयर की Sir, बात हो option- रही है, शेल की बात नहीं हो रही है। स्फेयर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्फेयर और शेल में कंफ्यूज नहीं होना है। शेल खोखली होती है, खोखली, हॉलो। क्या होती है शेल? हॉलो होती है अंदर से, है ना? अंदर चार्ज होता ही नहीं है इसमें। स्फेयर में, स्फेयर तो आपका पूरा वो होता है ना, फील्ड होता है, डेंस होता है ना? तो इसमें अंदर भी चार्ज होता है, इसमें बाहर सरफेस पे भी होता है, राइट? तो स्फेयर के यस केस में सर। जीरो नहीं होता। स्फेयर के केस में अंदर जीरो चार्ज नहीं होता। इनफैक्ट स्फेयर के केस में अंदर की तरफ तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के होता है, जब आपका स्मॉल आर क्या हो, लेस देन कैपिटल आर।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के जब आपका आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। देखो ना बेटा, फॉर्मूला ये तो लिखा था, दिख रहा है सबको? ई इनसाइड और ई आउटसाइड का, है ना। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, है ना, और यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। ये पहले यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। अरे समझ आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है सारा? नहीं सर, आ गया। पक्का? यस सर, आ गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग तो कुछ बोलते हो नहीं क्योंकि एज सच। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, आई होप समझ में आया हो सबको। ठीक है, लेकिन शेल के केस में अगर बनाना होता, शेल के केस में अगर बनाना होता तो कौन सा ऑप्शन आता आंसर? सर थर्ड आता तब। Third option. समझ में आती है ना सबको ये वाली बात? यस सर। है ना। चलो भाई, यही समझनी जरूरी थी, आगे चलते हैं बाकी। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में लेंगे, एक क्वेश्चन आप होमवर्क खुद से करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्योंकि अभी और भी चीजें पढ़नी है हमें बहुत सारी, तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करो। चलो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। क्या होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? किसी चार्ज क्यू की किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट, है ना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये ग्रेजुअली लेके आना। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली लेके आना है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन करोगे तो फोर्स नहीं लग जाएगा। यस सर। यस सर। हमारा ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेट करोगे तो आपका एक और फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लेके आना है कि आप कोई एक्सेलरेशन नहीं करो, बहुत ग्रेजुअली लेके आओ आप कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो आपने एक इन्फिनिटी से चार्ज लेके आया, आप इन्फिनिटी से चार्ज घुमाते घुमाते किसी पॉइंट पे ले आए अगर आप, तो ये पूरे कार्यक्रम में दूर से यहाँ तक चार्ज लेके आने में जो वर्क डन हुआ है, जो काम हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो स्टोर हो जाता है बेसिकली, है ना, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आती सबको ये बात? Yes, sir. यस सर। Yes. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसको। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ये भी आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी ही है क्योंकि एक तरह से, है ना, एनर्जी ही है मतलब। और ml/t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये भी आपको पता है। आई थिंक आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है इसके बारे में, तो आप एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई, हो जाएगा सॉल्व? इसका फॉर्मूला बताया नहीं क्या मैंने आप लोगों को? सर पता है फॉर्मूला। पता है फॉर्मूला? चलो मैं फॉर्मूला बता, नहीं मैंने फॉर्मूला बताया नहीं ना, पर तुम्हें एक्सक्लूसिवली एज सच मैंने सीधा क्वेश्चन दे दिया ना आपको। हाँ, आपको फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला। नहीं, पर ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल पाओगे, पर तुम करो, सॉल्व करो। अरे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये अलग चीज है। हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन था। हो जाएगा ना बेटा सॉल्व? ये सिखाना Yes, पड़ेगा sir. कैसे? ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो। Sir, first option आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है Yes, यस sir. सर। 9 into 10 की पावर माइनस, सर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? K into Q1 Q2 अपॉन R. R। K into Q1 Q2 अपॉन R, है ना। आई डोंट थिंक कि ये किसी को नहीं पता होगा, और अगर नहीं पता है इन केस तो फिर अभी आपको नोट कर लेनी चाहिए चीज बहुत अच्छे से। कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? K into Q1 into Q2 अपॉन R। ये कितना हो जाएगा? 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रो कूलम के चार्जेस है, यानी कि 10 की पावर -6। Q1 और Q2 भी 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। 1 meter. आसान हो गया काम,
है ना। ये -12 हो गया, ये +9 हो गया, -3 हो गया, 9 × 10 की पावर -3। काफी इजी क्वेश्चन। आगे चलें। Yes, sir. अगर Yes, sir. सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, है ना, पूरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें पूरे कॉन्फ़िगरेशन मतलब की निकालनी हो, है ना, चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे मान लो Q1 Q2 Q3 चार्जेस पूरा सिस्टम बना रहे हैं, ना कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, और इनकी डिस्टेंसेस हमने स्पेसिफाई कर दी है। 1 से 2 के बीच की है R12, 2 से 3 के बीच की R23, ऐसे करके टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सिंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी, Scalar quantity. डायरेक्टली Yes. मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे इनके, U1 U2 U3 इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दो, राइट। तो U1 तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 के बीच का जो हो रहा है, U2 हो जाएगा 1 3 के बीच का, 1 और 3 के बीच का। दिस इज U1, दिस इज U2 एंड दिस विल बी टर्म्ड एज U3, है ना। तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है, K Q1 Q2 upon R12, K Q1 Q3 upon R13 और K Q2 upon Q3, K Q2 Q3 upon R23। इसके अलावा कोई तीसरा बन रहा है क्या, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? No, sir. नहीं बनेगा No, ना। sir. तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका इट विल बी मोर देन इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। तो कभी अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली बस जो तुम एक के लिए कर रहे थे सबके लिए कर दो यार, ऐड कर दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ चार्जेस दिख जाते हैं ना, आप घबरा जाते हो, सॉल्व ही नहीं करते हो, छोड़ के आ जाते हो कुछ। ऐसा नहीं करना। चलो भाई, कई बार क्या होता है आपसे टोटल टर्म्स भी पूछ लेते हैं, टोटल टर्म्स फॉर एन चार्जेस विल बी, ठीक है। तो वैसे तो जनरल फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है, U12 + U13 U1n, है ना। और दूसरे के लिए U23 U3, अगर बहुत सारे चार्जेस है तो, अगर बहुत सारे चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो फिर कैसे निकालोगे, तो वो आपको डिस्कस कराया जा रहा है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है कि पहले 1 को उठाओ, 1 के साथ सबका पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो 1 का 2 के साथ निकालेंगे, 3 के साथ निकालेंगे, है ना, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस के साथ निकालेंगे, तो यही तो बनेगा, ये वाला ही तो बनेगा ब्रैकेट। समझ में आती है बात? 1 2 1 3 1 4 Yes, 1 sir. 5 1 n, है ना। और ऐसे 2 वाला निकालोगे आप, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, है ना। तो 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके 2n तक चला जाएगा ये भी। और सिमिलरली आगे जितने भी चार्जेस हैं उनका आपस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो ये UN-1 इंटू n बन रहा है। U23 का मतलब यही तो हुआ, UN-1 इंटू n, यही बना ना, यही हुआ ना इसका मतलब, है ना। n की जगह अगर 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा ये, U23, राइट। तो ये आपका एक जनरल टर्म आ गया। तो अगर आपको टोटल टर्म्स निकालनी है n चार्जेस के लिए, तो आपकी आएगी n इंटू n-1 अपॉन। और अगर आपको जितने भी चार्जेस हैं 3 से ज्यादा है, तो फिर इस तरह से आप डायरेक्टली ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से इस बात पे, काफी सरल सवाल है। ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, जो अभी डिस्कस करिए वही निकालनी है।
आया क्या आंसर बच्चों? Yes, sir. Yes, Sir, option C. सी आ रहा है सबका? Yes, sir. yes, sir. चलो बढ़िया बात है, डिस्कस करते हैं फिर इस बात पे। ओके, तो क्या निकलवाने के लिए बोल रहा है आपको? ये आपको निकालना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सिस्टम के लिए अभी हमने बात करें इसी की, बहुत इजी निकालना है ना, आपको बस डायरेक्टली ऐड करना है। तो अब आपको बेसिकली सिंस सिमिलर चार्जेस दे रखे, तीन पार्टिकल्स दे रखे, है ना, तीन चार्जेस दे रखे, मतलब 10 माइक्रोकूलम्स के, सेम चार्ज है मतलब तीनों के, और तीनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम, है ना। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे सिस्टम की, तो आप तीनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर दोगे क्या, 3 से मल्टीप्लाई Yes. करके, Yes, sir. है ना। कितना बन जाएगा ये, के इंटू चार्जेस सेम है तो क्यू इंटू क्यू बन जाएगा। अरे हाँ या ना, Yes, sir. है ना। डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं पुट करके, के हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और चार्जेस क्या क्या है भाई, 10 माइक्रोकूलम से क्या, है ना। Yes, sir. तो दिस विल Yes, बी sir. 10 इंटू 10 इंटू 10 ना, दो चार्जेस है ना, और दोनों का माइनस माइक्रोकूलम से, तो -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. तीन Yes, चार्ज, sir. तीन चार्जेस है, तो आपको तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 तो करोगे, ये आपका 3 टाइम्स U बन जाएगा, सिंस सेम है सारे चार्जेस, तो तीनों डिस्टेंस भी सेम है, तो है ना। डिवाइड करना है R से, R कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 10. -1 मीटर। इज दैट राइट? अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. तो ये बन जाएगा 27, है ना। आपको किसने बताना है भाई आंसर, आपको बताना है जूल्स में, है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो 27 जूल आ जाएगा। नहीं समझ में आया कैसा आया? Sir, आ गया। ये 9 है, ये दो और ऐड हो गए इसमें, तो ये 11 बन गया, नीचे भी एक -1 था, ये ऊपर जाके +1 बन जाएगा, तो ऊपर 12 बन गया, प्लस का और माइनस का 12 भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे ही, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, 27। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। एक और करो, सॉल्व द नेक्स्ट वन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 मीटर क्लोजर। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, एक 12 माइक्रोकूलम्स का और एक 8 माइक्रोकूलम्स का, दोनों 10 सेंटीमीटर दूर है। आपको वर्क डन बताना है कितना लगेगा, उनको 4 सेंटीमीटर क्लोज लाने हैं, पूरा क्लोज नहीं लाना, 4 सेंटीमीटर लाना है बस। चलिए भाई, देखते हैं ये वाला आप कर पाते हैं। वर्क डन क्या होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो डिस्कस लिख देना, बट गिव इट 1 or 2 minutes एंड देन आंसर। और डायग्राम जरूर बनाना सॉल्व करने से पहले।
पीयूष का आंसर आया है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे कब बताएंगे? बाकी बच्चों का क्या प्लान है, कब तक बताने का है? कितना टाइम चाहिए और? सर 1 मिनट। एक बार अगर समझ में आ गया क्या करना है फिर तो इजी है क्वेश्चन, समझ में आना चाहिए पर क्या करना क्या है। ऑप्शन सी, काफी बच्चों का सेम आंसर आया, क्या बात है। सॉल्व करें या टाइम चाहिए और? बेटा आप देखो, ये क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करें तो ये डिफिकल्टी लेवल नीट है, ये नीट से नीचे, नीट से ऊपर नहीं है ये डिफिकल्टी लेवल। डेफिनेटली इट कुड कम इन योर एग्जाम, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम बहुत इजीली। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन दिस इज डेफिनेटली नीट लेवल या उससे नीचे का लेवल, तो ऐसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब डेफिनेटली आपने कोई कॉन्सेप्ट मिस किया है या फिर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। चलो देखना अब क्या गलती होती है, इधर देख लो भाई, डिस्कस करें। Yes, यस sir. सर। ठीक है, सब लोग इधर देखो, क्या गलती हुई है, अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको कोई चीज देखनी चाहिए। तो वर्क, सबसे पहली बात तो स्टार्ट ही क्वेश्चन कैसे होगा, आपको वर्क डन पता होना चाहिए कैसे निकालना है। तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक है आपका 12 माइक्रोकुलम्स का और एक है आपका 8 माइक्रोकुलम्स का। आपका इनिशियली इनके बीच में डिस्टेंस था कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जा रहा है कि भाई इनको लाया गया है 4 सेंटीमीटर क्लोजर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 2 सेंटीमीटर दोनों ले आए होंगे, है ना, लेट से 4 सेंटीमीटर पास आ गए ना ये। तो बेसिकली इनका फाइनल जो सेपरेशन है वो कितना हो गया होगा? अरे बोलो भाई, कितना सेपरेशन हो गया होगा इनका नया वाला? 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर और पास ले आए तो 6 सेंटीमीटर बचा, है ना। तो ये यस समझ सर। में आना चाहिए। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होगा वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है आपको? इस Yes, सिस्टम में sir. आप ऐसे ही तो निकालोगे ना, और कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वही तो वर्क डन हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया कैसे गया है? वर्क डन करके। अरे बात समझ में आ रही है, कैसे चेंज लाया गया है पोटेंशियल एनर्जी में? वर्क डन करके, है ना। तो वर्क डन यही तो होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा? के इंटू Q1 Q2 अपॉन R2, Yes, sir. माइनस के इंटू Q1 Q2 अपॉन R1, है ना। R2 इसमें आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इज दैट राइट? यस सर। सॉल्व कर देते हैं इसको, के कॉमन आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹, है ना। फॉर दैट मैटर Q1 Q2 दोनों चार्जेस कॉमन भी है, वो भी कॉमन आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे भाई? 12 मल्टीप्लाई बाई 8, और माइक्रोकुलम से दोनों, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, -6 और -6, है ना, लास्ट टाइम भी किया था। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/R2 माइनस 1/R1 से, तो 1/R2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 6 सर इंटू 10⁻⁻²। 6 centimeter. सही लिखा है क्या? यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। -1 अपॉन कितना आएगा? 10 इंटू 10⁻²। ये समझ में आया Minus सबको? 2. Yes, sir. ये समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे इसको? अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो ये क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 तो नीचे रहेगा, और 10⁻², एलसीएम लेके आपका बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बचा
इसको अलग से निकाल दो, 12 9 8 को अलग से रख दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले 10 की पावर में खेलते हैं ना यार, 10 की पावर को सॉल्व करते हैं, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -3 बन गया क्या? यस Yes, सर। sir. यहाँ से 10 की पावर Yes, sir. -2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है ना, तो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में ही तो रहेगा ये 10 की पावर -2, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे? 1/6 minus 1/6. 1/10. हाँ, अब अगर ये एलसीएम आया है, मान लो आपका एलसीएम आएगा ये, तो ये ऊपर भी तो जाएगा, नहीं समझ आई बात? आपका एलसीएम लोगे ना आप इसको, 1/6 माइनस 1/10 बनेगा, तो 6 इंटू 10 करोगे तो ऊपर एलसीएम आके बनेगा ना ये 10 - 6, Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो ये आ गया आपका 4/60। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 कटेगा, ऊपर बच जाएगा 10 की पावर -1, है ना, और 10 की पावर -1 के अलावा क्या क्या है यहाँ पे, 10 - 6, तो ये आप 6 से कट कर सकते हो क्या, कुछ ना कुछ, 12 कट कर दो 6 से, 12 2 टाइम्स, अरे हाँ या ना, Yes, sir. 9 मल्टीप्लाई Yes, बाय sir. 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 10 - 6 4 बन गया, है ना, और ये आपका आ गया इंटू 10 की पावर -2, कैसे आया, समझ में आया सबको, 10 की पावर -2 कैसे आया, या Yes, नहीं sir. आया, समझ में आया या नहीं आया? आ गया sir. Yes, sir. आ गया सर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 576 इंटू 10 की पावर -2, Sir, 2 बचा है. क्या बचा है? हाँ Sir, 2. 2 बचेगा, 2 भी तो आएगा, 2 भी तो आएगा, कट किया ना उसको, 576 इंटू 10 की पावर -2, दिस विल बी योर आंसर, बट आपको इसको जूल में बताना है आंसर, तो आप इसको क्या करोगे भाई, अप्रोक्सीमेटली 5.76 आएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 5.76, which can be written as 5.8 जूल। भाई 5.76 आएगा, अरे 576/10 की पावर -2 था ना यार, तो Yes, sir. इसको आप 5.76 ही तो लिखोगे बेटा, इतने शांत क्यों हो जाते हो तुम लोग, Yes, इतने sir. शांत क्यों हो जाते हो? ये 5.8 नहीं बनेगा क्या, Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डाउट है क्या? No, sir. कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, अब बताओ ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? Yes, sir. अगर आपको वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये पता था, तो आपसे डेफिनेटली होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं, पॉइंट चार्ज पे निकालते हैं पोटेंशियल। अब ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, ये तुमने सारा पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit charge from infinity to that point without any acceleration, सेम चीज है, तो वही हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन कितना है भाई, k इंटू Q1 Q2 अपॉन R, इज दैट राइट? Yes, sir. तो पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होगा, एक्सटर्नल वर्क जो आपने किया है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, बेसिकली यही तो होता है पोटेंशियल। भूल गए क्या हम सब लोग, सब चीजें भूल गए हैं, है ना, तो दिस विल बी के क्यू अपॉन आर, ये तो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है, तो पता ही है तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो नहीं पता, भूल गए, पता है सर। है ना, डेफिनेशन से ही लिखा है, इसमें कुछ ऐसा डेरिवेशन थोड़ी ना किया है मैंने जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो पूरा मैंने डेफिनेशन से ही लिखा है, डेफिनेशन ही होती है पोटेंशियल की, है ना। चलो भाई, अगर ऐसी चीजें हमारे सिस्टम के लिए हो, पूरी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए, तो इसमें वही सेम चीज करेंगे हम, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है ना, या वेक्टर होती है, सर स्केलर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इसमें आप सेम तरीके से ऐड करके k इंटू Q1 अपॉन R1 प्लस k इंटू Q2 अपॉन R2, इससे आपका नेट पोटेंशियल निकल जाएगा, सारे आप पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, ठीक है, 1 की वजह से कितना आ रहा है, 2 की वजह से कितना आ रहा है, सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है किसी पॉइंट P पे, वो उनका आप एल्जेब्रिक सम निकाल लोगे,
तो दैट विल बी योर नेट पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना चार्ज वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कि अगर Yes, एक sir. पॉइंट ए था, यहां से उठा के तुम चार्ज को बी पे ले गए, इसमें कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता था। यहां से यहां लेके जा रहे हो आप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी है ना, या फिर वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू। सो दिस यू शुड रिमेंबर। चलो भाई, अब बी पता चल गया, ई पता चल गया, इनके बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। क्या होता है रिलेशन वैसे, किसी को पता है क्या? E is equals to V upon VD. ई इक्वल्स टू V upon VD. वी अपॉन में डी, या फिर ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, Yes, sir. इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। अरे फॉर्मूला तो हम ये लिखेंगे ना, इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। इंटीग्रेट करके आप वो लिख सकते हो, बट ऑब्वियसली आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कैसे निकालोगे, माइनस डीवी बाई डी आर। तो इसको डिराइव कैसे करते हैं भाई, हमें ये पता है कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। यस सर। कुछ ऐसा लिख दिया गया मैंने जो नहीं पता था आप लोगों को, नो सर। है ना। ये होता है एक्सटर्नल वर्क डन। तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस टाइम्स होता है, और ये दिस इज माइनस टाइम्स। अगर हमें बी और ई के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना है, तो जो आपका वर्क डन है वो इन्फिनिटी से आ रहा होता है, ठीक है। तो जीरो माइनस करके लिखते हैं हम, याद आ रहा है, जीरो माइनस दिस, तो वो माइनस ही आता है Yes. है ना। यस सर। माइनस ऑफ external work done will be equals to minus of FDR, है ना, डॉट F डॉट डी आर। अब ये बताओ F की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE हो जाएगी क्या? डॉट डी आर, अरे QE होगी ना, F इक्वल्स टू QE। यस सर। चार्ज पे जो हम निकालते Yes. हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। सो हाउ मच दिस विल बी माइनस वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाय Q, will be multiple equals to minus E dot dr. Is that right? और ये आपका माइनस वर्क डन एक्सटर्नल जो है किसी ऑब्वियसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, यही तो आपका डेल्टा वी होता है यस सर। Yes, sir. ना, यही तो आपका डेल्टा वी होता है, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है हमने। दिस इज माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। यहां से हमारा फॉर्मूला आता है दैट ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। यहां से हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, वेक्टर फॉर्म में एज इन अगर आपको इसको कंपोनेंट्स में लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसी प्लेन में माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डीवी बाय डी वाई जे कैप। समझ में आ रहा है ना सबको, Yes, यस sir. सर। ये कैप, है ना, अगर आपको प्लेन में लिखना है। आगे चले, यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। Two unlike charges of magnitude q are separated by a distance 2d. The potential at any point midway between them, बीच में है कोई पॉइंट उनके, उस पे पोटेंशियल बताना है, क्या आएगा बताओ। दो पॉइंट है ए और बी, एक पे क्यू चार्ज है, अनलाइक चार्जेस बोल रहा है ना, तो एक पे क्यू चार्जेस है, एक पे माइनस क्यू चार्ज होगा, अनलाइक बोल रहा है तो क्यू और माइनस क्यू को के बीच में एक पॉइंट है मिडवे में, है ना, इक्वल डिस्टेंसेस पे, मतलब डी और डी डिस्टेंस दोनों तरफ, तो मिड पे कोई पॉइंट है, उस पर आपको पोटेंशियल बताना है। कितना आंसर आ रहा है, सर First 0। option. 0. सबका जीरो आ रहा है। Yes, sir.
हाँ भाई, काफी सरल सवाल हुआ ये, काफी इजी क्वेश्चन हुआ। एक पॉइंट है ई, ए पॉइंट है सॉरी, और एक पॉइंट है बी। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और लेट्स से कि मिड वे पे आपको पी पॉइंट पे निकालना है जो कि टी डिस्टेंस पे है दोनों दोनों तरफ से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, वी ए पी प्लस वी पी बी, या बीपी, जो भी बोलना है बोल लो, है ना। तो भाई एपी की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल, के इंटू क्यू अपॉन डी, इज दैट राइट। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के इंटू माइनस क्यू अपॉन डी। Yes, sir. तो कैंसिल नहीं हो sir. जाएगा प्लस माइनस। Yes, sir. चले आगे, कोई डाउट Yes, था, Yes, sir. तुम लोग कोई डाउट तो नहीं था। No, sir. No, बता sir. दो डाउट, बता दो, सबको समझ में आ गया होगा वैसे, है ना। तो काफी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हो जाते हैं, नीट में भी आते हैं इनफैक्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी इसको आंसर दे दिया, सवाल पूछ लिया जाएगा। आपको फॉर्मूला मिनिमम याद होना चाहिए, मिनिमम फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है दिक्कत है, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है दिक्कत है, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आप लोग डिराइव करने बैठोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, याद करने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने दें हम, हमको फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। और मुझे पता है बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, पर याद रखे नहीं जाएंगे तुमसे। तो उसका तरीका मैं हर बार बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एक ही तरह का, एक ही फॉर्मूले पे, तब जाके हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है। यही तरीका है एकमात्र, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आपको अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद याद रह जाएंगे फॉर्मूले, नहीं सॉल्व करोगे तो मुश्किल है। चले भाई आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ भाई, अंदर की तरफ कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर की तरफ क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कांस्टेंट रहता है क्या सेंटर से सरफेस तक। आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने आउटसाइड शो कर रखा है तो इनसाइड की पूछूंगा ना मैं, नहीं पता। चलो आउटसाइड की बता दो, आउटसाइड में क्या रहता है। हम्म, Sir, repeat करना. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आउट इनसाइड तो बताया नहीं आपने, तो मैं बोल रहा हूँ आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सर इनसाइड तो 0 होता है। इनसाइड जीरो होगा, Sir, अच्छा। inside KQ by R होगा. Sir, constant रहता है. आउटसाइड बताओ पहले, तो अभी जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। के क्यू बाय आर तो लिखा हुआ है ना बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, के क्यू बाय आर तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, के क्यू बाय आर। तो आप तो मतलब सेम चीज कैसे रिपीट कर सकते हो, मैं तो पूछ रहा हूँ कि कैसे होता है ये के क्यू बाय आर, क्या ये समझ में आता है क्या। Sir, constant. एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी। Yes, sir. Yes, Aryav. sir. Yes, sir. आई गेस आपकी स्क्रीन चली गई थी शायद, वेट, अभी बताना कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या। Yes, Yes, sir. sir, Visible है. visible है. मेरी आवाज आ रही है क्या, इज माई वॉइस क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो भाई हम आउटसाइड की जब बात करते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने का तरीका हमें पता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसे ही निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें पता था कि कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो उसके बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होता है ना, Yes, sir. है ना। तो बस उसको हमने क्या करा, डी आर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। जब इंटीग्रेट किया तो 1/r² का इंटीग्रेशन हुआ, यानी r की पावर -2 का इंटीग्रेशन हुआ, यानी -2 + 1/- 2 + 1, ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन। Yes, sir. तो कितना बन जाएगा ये, दिस विल बी के क्यू अपॉन आर बन जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे बना,
आ गया। है ना भाई, ये बनेगा आपका k इंटू क्यू, है ना, k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना था, तो यानी कि r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना था, r की पावर -2 का, तो -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना, कितना हो जाएगा, r की पावर -1 अपॉन -1, और ऑलरेडी एक माइनस तो है ही ना बाहर, तो माइनस और माइनस Yes, कितना हो sir. जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन आर, आर की पावर -1 यानी 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर का मतलब के क्यू अपॉन आर, इज दैट राइट? Yes, sir. So potential outside a sphere, spherical shape, that will be kq upon r. At a point on the surface, surface पे अगर क्या निकालना तो क्या करेंगे, r की जगह क्या बटा r रख देंगे भाई, यस सर। क्या q upon r आ जाएगा ना, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इनसाइड की केस में क्या होगा, व्हाट विल बी द केस ऑफ इनसाइड, क्या ये 0 होगा, नो नहीं, सर। E इनसाइड 0 होता है, पोटेंशियल भी 0 होगा अंदर, नो, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला और उसका डेफिनेशन याद करो ना, क्या होता था, पोटेंशियल क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लेके आने में किसी पॉइंट पे, इज दैट राइट? यस। तो आप Yes, इन्फिनिटी, sir. आप दो स्टेट में लाओगे ना अंदर की तरफ, एक तो आप इन्फिनिटी से आर तक लेके आओगे, उसके बाद आप आर से अंदर भी तो जाओगे, स्मॉल आर तक, ये स्मॉल आर क्या है, अंदर की तरफ डिस्टेंस है, इनसाइड डिस्टेंस, इनसाइड डिस्टेंस है ना, अंदर की तरफ कितना निकालना है आपको, जैसे कि ये सेंटर से आप आर डिस्टेंस का एक सरफेस ले रहे हो और उसमें आपको निकालना है, ठीक है। तो भाई इन्फिनिटी से आर की तरफ समझो ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्फिनिटी से आर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ये E1 है, और आर से स्मॉल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, ये E2 है, क्या ये बात समझ में आती है, अलग Yes, अलग sir. इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा ना, उसकी वजह से ई डॉट डी आर करोगे तो अलग अलग आएगा ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एक बार आपका हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, एक बार आपका हो जाएगा पोटेंशियल ई इनसाइड इंटू डी आर, सो दिस विल बी बेसिकली कमिंग आउट एज के क्यू अपॉन आर प्लस 0, के क्यू अपॉन आर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अंदर की तरफ भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होता है, दिस इज इनसाइड, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यहाँ पे आपका ये के क्यू 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको काट लेना, 2 बार तो नहीं आएगा, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो नहीं समझ में आया क्या Yes, बोल रहा हूँ, sir. है ना, तो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको काट लेना, उसे अंडरस्टैंडेबल। चलो भाई, बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे, कृपया करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डीपीपी जरूर सॉल्व करें, आई विल बी शेयरिंग इट टुडे, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बट आई विल बी शेयरिंग इट टुडे अगेन, इसकी डीपीपी जरूर सॉल्व करें, आपने काफी चीजें पढ़ ली है, जब तक पढ़ टिल टॉपिक जितना पढ़ लिया है वहां तक आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, जितने हो जाते हैं उतने करो, लेकिन करना जरूर है, इज दैट राइट? यस सर। ठीक है, अगली क्लास Yes, में sir. वी विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक, तो ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ट्राई करना कि आप आज ही सॉल्व करना चालू कर दो और उसके काफी सारे क्वेश्चन आप लगा लो जो जो आपने पढ़ लिए। ये तुम लोगों को लगता है सुनाई नहीं दे रही मेरी बात, हाँ या ना तुम, यस सर। Yes, sir. हाँ ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सुन लो, बात करके जाओ, मेरे को ये बताओ कि आप लोगों के प्री बोर्ड में 12th का पूरा सिलेबस आ रहा है, राइट? Yes, यस सर। Yes, तो sir. आप लोग कैसे Yes, sir. प्लान, जो प्री बोर्ड दे रहे हैं वो बच्चे रुक सकते हैं, जिनको अभी नहीं देना वो भी रुक जाओ, जाना मत, क्योंकि तुम लोगों के भी होंगे ही सही ना आगे, तो तुम भी सुन के जाओ। तो भाई जो प्री बोर्ड दे रहे हैं और जो अभी दे रहे हैं और जो अगले महीने देंगे, आप लोग कैसे रिवाइज कर रहे हो, स्पेशली वो बच्चे जिनको इसी महीने दे रहे हैं, आप लोग सारे सारे चैप्टर्स रिवाइज मतलब थ्योरी पढ़ के जा रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? Sir, theory. सर Sir, PYQs. पीवाईक्यूज क्यों कर रहे हो प्री बोर्ड में? Sir, theory. सर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस।
ठीक है। अच्छा, पीवाईक्यूज आप एनसीईआरटी से कर रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, दैट इज ओके, दैट इज ओके। एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज करो, थ्योरी पढ़ के जानी है पूरी, ठीक है, थ्योरी पूरी पढ़ के जानी है, लेकिन एक बात समझ लेना, अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ठीक है? अननेसेसरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल। एक सेकंड दो बेटा, मैं आ रहा, जस्ट गिव मी 2 सेकंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों को एक तो पीवाईक्यूज करके जाने, वंस यू विल बी डन विद पीवाईक्यूज, उसके बाद आप लोग बाकी के जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाह रहे हो वो करना। लेकिन थ्योरी पढ़ने का एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप एनसीईआरटी से थ्योरी मत पढ़ना पूरी, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठना, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और शायद हो सकता है समझ में भी नहीं आया अगर पहले नहीं पढ़ी है तो, ठीक है? किस किस ने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ी है थ्योरी? सर चैप्टर 9 तक करा है। एनसीईआरटी के थ्रू? सर पहले करा था मिड टर्म के लिए तो है। तो अभी रिवीजन मत करना उससे, बहुत लेंदी बढ़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाती है? सर सिर्फ हाइलाइट्स देख रही हूँ अब तो रिवीजन के लिए। हाइलाइट्स देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल्स भी देख लो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, लेकिन थ्योरी पूरी पढ़ने बैठोगे ना तो हो सकता है आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्लास नोट्स यूज कर सकते हो, आपके पास मॉड्यूल्स हैं, आप उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स तो सेम है, ऐसा तो नहीं है आपने कुछ अलग पढ़ लिया है यहाँ पे और वहाँ पे कुछ अलग आएगा, है ना? तो मेक श्योर कि डेरिवेशंस वगैरह आप लोग, है ना, या तो क्लास नोट से पढ़ के जाओ या फिर आप मॉड्यूल से देख के जाओ, ठीक है? तो मेक श्योर करना कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठो पूरा, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये वाली बात, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है? बाकी ट्राई करना कि जो अभी आप कर रहे हो ना रिवीजन क्लासेस में प्रैक्टिस, वो आप अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको उसमें प्री बोर्ड में भी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, है ना? मैं क्वेश्चंस ले ही वैसे रहा हूँ जो आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है? चलिए भाई, मिलते हैं यस अगली सर। क्लास में, ठीक है? बाय बाय। बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर।